आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्र और राज्यों के बीच के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होते हैं या फिर जो एग्जीक्यूटिव रिलेशंस होते हैं उनके बारे में। यहां पर यह बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि ये जो दो वर्ड्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, इन दोनों का मतलब पूरी तरह से एक ही है। इसलिए इन दो वर्ड्स को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इससे पहले कि मैं इनके बारे में बात करना स्टार्ट करूं, आपको यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका आखिर होती क्या है। पहले बात करें अगर नेशनल लेवल की एग्जीक्यूटिव की, तो उसे कहा जाता है यूनियन एग्जीक्यूटिव या संघीय कार्यपालिका। इसमें शामिल किया जाता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत सरकार के सारे मंत्री और भारत सरकार के अंडर में आने वाले सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को। इन सब का जो काम होता है वो होता है कानूनों को लागू करना या इंप्लीमेंट करना। दूसरी तरफ राज्य स्तर की कार्यपालिका की बात करें तो उसे कहा जाता है स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी राज्य कार्यपालिका, और इसमें शामिल किया जाता है राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य के सारे मंत्रियों को और उनके अंडर में आने वाले सारे प्रशासनिक अधिकारियों को। इन सब का भी काम होता है कानूनों को लागू करना या इंप्लीमेंट करना। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव का काम भी होता है कानूनों को लागू करना और यूनियन एग्जीक्यूटिव का काम भी होता है कानूनों को लागू करना। तो फिर यह सवाल उठना बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है, नेचुरल हो जाता है कि किस तरह के कानूनों को तो लागू किया जाएगा यूनियन एग्जीक्यूटिव के द्वारा और किस तरह के कानूनों को लागू किया जाएगा स्टेट एग्जीक्यूटिव के द्वारा। इस बात का जवाब अगर मेरे को सिर्फ एक सेंटेंस में देना हो तो फिर मैं ये कहूंगा कि जिन सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार होता है यूनियन या केंद्र के पास, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड कानूनों को लागू करने का अधिकार होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास। और बिल्कुल इसी तरह से जिन सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्यों के पास, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड कानूनों को लागू करने का अधिकार होगा स्टेट एग्जीक्यूटिव के पास। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 7th शेड्यूल या 7वीं अनुसूची की जो यूनियन लिस्ट है उसके सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार होता है यूनियन के पास। इसलिए इस तरह के कानूनों को तो लागू किया जाएगा यूनियन एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जबकि जो स्टेट लिस्ट होती है उसके सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार होता है राज्यों के पास। इसलिए इस तरह के कानूनों को लागू किया जाएगा स्टेट एग्जीक्यूटिव के द्वारा। अब जो तीसरी लिस्ट इस शेड्यूल की बच गई वो है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। इस कंकरेंट लिस्ट के मामले में हमारा मामला फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र और राज्य दोनों के पास, जबकि ये बात हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कानूनों को लागू करने के मामले में हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि केंद्र भी कर लेगा और राज्य भी कर लेगा। वहां तो हमें स्पेसिफिकली ये बताना पड़ेगा कि या तो केंद्र करेगा या राज्य करेगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें तब मिलेगा जब हम संविधान के इन दो आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे एक साथ, आर्टिकल 73 और आर्टिकल 162 को। इन आर्टिकल्स के प्रोविजंस के मुताबिक कंकरेंट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून चाहे पार्लियामेंट बनाए या राज्य बनाए, उसको लागू करने का अधिकार सामान्य परिस्थितियों में होगा राज्यों के पास ही। अब यहां पर मैंने सामान्य परिस्थितियों इसलिए बोला है क्योंकि अगर संविधान में या उस कानून में ही कहीं ये लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर कानून को तो लागू किया जाएगा यूनियन या केंद्र के द्वारा, तो फिर जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो ही लागू करेगी उस पर्टिकुलर कानून को। लेकिन ऐसा तो होता है कभी कभार ही, और जनरली तो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर बने कानून को लागू किया जाता है राज्यों के द्वारा ही, यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही। यह तो हो गया आज के वीडियो का बिल्कुल बेसिक पॉइंट। अब इसी बात को बिल्कुल डिटेल में जानने के लिए हम स्टडी करेंगे आर्टिकल
256 से लेकर के आर्टिकल 263 तक के प्रोविजंस, और वह भी इतनी आसान ट्रिक्स के साथ कि आप इन्हें फिर कभी भूल ही नहीं पाएंगे। इन सारे के सारे 8 आर्टिकल्स को ध्यान में रखने के लिए जो एक छोटा सा कीवर्ड हमें ध्यान में रखना है वो कीवर्ड है CCJC। ये कीवर्ड तो हमारे को ध्यान में रह जाएगा बहुत ही आसानी से। क्यों? क्योंकि इसमें ABCD का जो तीसरा लेटर है C वो आ रहा है 3 बार। इस कीवर्ड का जो हर एक लेटर है वह हमें हेडिंग देगा 2 आर्टिकल्स के लिए, और इस तरह से हम कवर कर लेंगे आज के पूरे 8 आर्टिकल्स। तो आइए फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले 2 आर्टिकल्स की, यानी आर्टिकल 256 और 257 की। आज की वीडियो के पहले जो 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 256 और 257, इनकी हेडिंग्स के लिए हमें कीवर्ड मिलेगा पहले C से, जो कि होगा कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट्स, यानी राज्यों पर संघ का नियंत्रण। कहने का मतलब इन दोनों आर्टिकल्स का जो इंपैक्ट है वो तो लगभग एक ही होगा कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसका नियंत्रण काफी ज्यादा बढ़ जाएगा राज्यों पर। आर्टिकल 256 तो यह कहता है कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसकी ये ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता होगी कि वह अपने पावर्स को इस तरीके से एक्सरसाइज करे कि पार्लियामेंट जो भी कानून बनाए उस कानून की कंप्लायंस या अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई नया कानून बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा। अब जब बात आएगी इस कानून को लागू करने की, तो यहां पर राज्य ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हम तो इस कानून को लागू नहीं करेंगे, क्योंकि यह तो बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। क्यों नहीं कह सकते राज्य ऐसा? क्योंकि इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक राज्य बाध्य होंगे इस कानून को लागू करने के लिए। अब अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 257, इसके प्रोविजंस के मुताबिक राज्यों की जो कार्यपालिका है वह अपने पावर्स को इस तरह से एक्सरसाइज करेगी कि संघ की कार्यपालिका को अपने पावर्स एक्सरसाइज करने में कोई भी अड़चन ना आए। इंग्लिश में कहूं तो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है वह अपने पावर्स को इस तरह से एक्सरसाइज करेगी कि वह कभी भी यूनियन एग्जीक्यूटिव के पावर्स को इंपीड या प्रेजुडिस ना कर सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी राज्य में मिलिट्री या नेशनल इंपॉर्टेंस के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है या फिर रेलवेज है, तो ऐसे हालात में यूनियन एग्जीक्यूटिव इनसे रिलेटेड कोई भी डायरेक्शंस दे सकती है, निर्देश दे सकती है राज्यों को, और राज्यों को उन्हें मानना ही पड़ेगा इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक। इस तरह से इन दोनों आर्टिकल्स के जो प्रोविजंस हैं वो इस तरह के हैं जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का नियंत्रण काफी हद तक बढ़ा देते हैं राज्यों की कार्यपालिका पर। इसलिए मैंने इन दोनों आर्टिकल्स की हेडिंग रखी थी कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट्स। पिछले 2 आर्टिकल्स में तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव थी उसका पूरा कंट्रोल था स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर, लेकिन इन 2 आर्टिकल्स में यानी आर्टिकल 258 और 258A में यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव इन दोनों को ही मिलेगा बिल्कुल बराबर का स्टेटस। इन दोनों आर्टिकल्स के लिए C से प्राप्त होने वाला जो कीवर्ड होगा वह होगा कन्फरिंग ऑफ पावर्स टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को शक्तियां प्रदान करना। कहने का मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 258 में तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है वो अपने पावर्स कन्फर कर सकती है, यानी अपने पावर्स दे सकती है किसको? स्टेट एग्जीक्यूटिव को। वहीं दूसरी तरफ जो आर्टिकल 258A है वहां पर जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है वो अपने पावर्स कन्फर कर सकती है, यानी दे सकती है यूनियन एग्जीक्यूटिव को। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इन 2 आर्टिकल्स में इन दोनों को स्टेटस दिया गया है लगभग बिल्कुल बराबरी का। लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज जरूर है जिससे जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसका पलड़ा हो जाएगा थोड़ा सा भारी।
असल में बात यह है कि आर्टिकल 258 के तहत यूनियन या केंद्र पावर्स कन्फर करने के साथ साथ ड्यूटीज भी इंपोज कर सकता है राज्यों के ऊपर, मतलब राज्यों को निर्देश भी दे सकता है। जबकि दूसरी तरफ जो आर्टिकल 258A है, वहां पर जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो सिर्फ अपने पावर्स ही दे सकती है यूनियन एग्जीक्यूटिव को, और कोई ड्यूटी इंपोज नहीं कर सकती, मतलब कोई निर्देश नहीं दे सकती। इसीलिए यहां भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पलड़ा हो गया है थोड़ा सा भारी। तो इस तरह से इन दोनों आर्टिकल्स को आप ध्यान रख लीजिए इस छोटे से सेंटेंस कन्फरिंग ऑफ पावर्स टू ईच अदर से। अब अगले जो दो आर्टिकल्स हैं, उन दोनों आर्टिकल्स की हेडिंग्स के लिए कीवर्ड हमें प्राप्त होगा जे लेटर से। इस तरह से आर्टिकल 260 के लिए जे से कीवर्ड होगा जुरिस्डिक्शन। यह आर्टिकल असल में बात करता है किसी फॉरेन टेरिटरी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जुरिस्डिक्शन के बारे में। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक भारत सरकार किसी फॉरेन टेरिटरी की सरकार के साथ ट्रीटी या संधि करके उस फॉरेन टेरिटरी के जुडिशियल या लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव जुरिस्डिक्शन को अपने हाथों में ले सकती है। यहां पर यह बात आप ध्यान रखिए कि भारत के अधिकार क्षेत्र से बाहर के किसी एरिया पर अपना जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करने का यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के पास ही है, और राज्यों की सरकारों के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 261, उसका जे से कीवर्ड होगा जुडिशियल प्रोसीडिंग। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक ये जो तीन चीजें हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग, पब्लिक एक्ट एंड रिकॉर्ड्स, ये तीनों की तीनों यूनियन या केंद्र की हों या भारत के किसी भी राज्य की हों, ये तीनों हमेशा मान्य रहेंगी पूरी इंडिया में कहीं भी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि राजस्थान के किसी सिविल कोर्ट का एक जजमेंट आया मेरे फेवर में, और उस जजमेंट को मुझे इंप्लीमेंट करवाना है, मतलब लागू करवाना है महाराष्ट्र में जाकर, तो फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि ये तो राजस्थान की कोर्ट का जजमेंट है और हम तो इसे नहीं मानते, क्योंकि राजस्थान की एक छोटी सी सिविल कोर्ट का डिसीजन पूरे देश भर में मान्य होगा इस आर्टिकल के प्रोविजंस की वजह से। अब जो अंतिम दो आर्टिकल्स बच गए हैं आज की वीडियो के, उन दोनों ही आर्टिकल्स की हेडिंग्स के लिए जो कीवर्ड हमें मिलेगा वो मिलेगा सी से। इस तरह से आर्टिकल 262 का सी से कीवर्ड होगा कंट्रोल ऑफ यूनियन ऑन वाटर डिस्प्यूट्स, यानी जल संबंधी विवादों पर संघ का नियंत्रण। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक जो इंटर स्टेट रिवर्स या रिवर वैलीज हैं, यहां पर इंटर स्टेट रिवर का मतलब है दो या दो से अधिक राज्यों में बहने वाली नदियां। इस तरह की जो रिवर्स या नदियां हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी वाटर डिस्प्यूट्स हैं उनको पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है कानून बनाकर। कहने का मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक राज्यों में किसी भी इंटर स्टेट रिवर से रिलेटेड जल संबंधित डिस्प्यूट होने पर ऐसा नहीं होगा कि वो सारे के सारे राज्य तुरंत ही चले जाएं कोर्ट में, बल्कि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी उसके मुताबिक ही फैसला किया जाएगा कि किस राज्य को कितना जल मिलेगा। तो इस तरह से इस आर्टिकल के माध्यम से जो भी यूनियन या संघ है उसका नियंत्रण बढ़ गया है राज्यों पर। आज की वीडियो का जो अंतिम आर्टिकल है, आर्टिकल 263, उसकी हेडिंग के लिए जो कीवर्ड हमें मिलेगा वो भी मिलेगा सी से ही, जो कि है काउंसिल या परिषद। यानी कि इस आर्टिकल में बात होगी एक इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक अगर भारत के राष्ट्रपति चाहें तो वो गठन कर सकते हैं एक इंटर स्टेट काउंसिल का। किस पर्पस के लिए? ताकि हमारे देश के जो राज्य हैं उनमें जो भी डिस्प्यूट्स होती हैं उनको सॉल्व किया जा सके और एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके, ना केवल राज्यों के आपस के बीच में बल्कि राज्यों और यूनियन के बीच में भी।